तो बात है 1990 के दशक की। नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही भयानक, एक तीव्र अकाल पड़ा था। लाखों लोग मारे गए थे। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई क्यों और कैसे हुई? चलिए आज इसी कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, कोई कहे कि ये युद्ध से भी बदतर था, और ये शब्द किसी इतिहासकार या लेखक के नहीं हैं। नहीं, ये शब्द हैं एक ऐसे नॉर्थ कोरियन सर्वाइवर के जिसने 1994 से 1998 तक उस भयानक अकाल को अपनी आंखों से देखा था, उसे झेला था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कुछ ही सालों के अंदर देश की पूरी आबादी का 10% हिस्सा, यानी करीब करीब 20 लाख लोग भूख से मर गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी भीषण त्रासदी थी जिसने नॉर्थ कोरिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तबाही क्या ये अचानक आ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए हमें नॉर्थ कोरिया की उस कोर आइडियोलॉजी, उस मूल विचारधारा की जड़ों तक जाना होगा जिसने इस देश की नींव रखी। और वो विचारधारा थी पूर्ण आत्मनिर्भरता की एक बहुत ही तीव्र, एक जुनूनी खोज। इस आइडियोलॉजी का एक नाम है जूचे। और देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया की हर पॉलिसी, हर कानून की नींव है। इसका मतलब बहुत सीधा सा था कि देश को हर एक चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद पर निर्भर रहना होगा। खाना हो, हथियार हो, यहां तक कि विचार भी, सब कुछ अपना। अभी जो विचारधारा थी ना, ये पैदा हुई थी विदेशी निर्भरता के एक गहरे डर से। नॉर्थ कोरिया के जो संस्थापक थे, उनका मानना था कि अगर वो दूसरों पर निर्भर हो गए तो वो अपनी आज़ादी, अपनी पहचान सब खो देंगे। और यही डर उनकी हर एक पॉलिसी में साफ साफ झलकता था। और सच कहें तो ये डर बेवजह भी नहीं था। सोचिए, दशकों तक जापानी कब्जा, फिर देश का बंटवारा, और उसके बाद एक ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसने नॉर्थ कोरिया को लगभग पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। तो इसी बर्बादी की राख से जूचे जैसी एक कट्टर विचारधारा का जन्म हुआ। तो अब इस विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए दो बहुत ही शक्तिशाली और समानांतर तरीके अपनाए गए, और इन दोनों ने मिलकर पूरे देश की शक्ल ही बदल दी। ये दो तरीके क्या थे? देखिए, एक तरफ तो किम परिवार को लगभग भगवान का दर्जा दे दिया गया, एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनाया गया ताकि सारे लोग एकजुट रहें और पूरी तरह से आज्ञाकारी बने। और दूसरी तरफ देश का पेट भरने के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वाकांक्षी एग्रीकल्चरल मशीन तैयार की गई। इस कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी को बनाने के लिए लोगों के मन में ये बात बिठा दी गई कि वो हमेशा से बाहरी ताकतों का शिकार रहे हैं, और उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एक मजबूत, लगभग दैवीय नेता। इसी कहानी को सच साबित करने के लिए इतिहास तक को बदला गया और किम परिवार को पूरे राष्ट्र के रक्षक के तौर पर पेश किया गया। और ये जो तस्वीर है ना, ये उसी सपने को दिखाती है। एक ऐसा देश जो बाहरी मदद के बिना खुद अपना पेट भर सकता है। हर खेत को देखिए, एक फैक्ट्री की तरह एकदम व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, ये दिखाने के लिए कि देखो, हमने प्रकृति पर भी पूरी तरह से काबू पा लिया है। अब इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने जमीन से ज्यादा फसल निचोड़ने की कोशिश की। पहाड़ों को काट काट कर खेत बनाए गए, सिर्फ कुछ खास किस्म की फसलें जैसे चावल और मक्का ही उगाई गईं, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का तो अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ। ये एक तरह से प्रकृति के साथ एक बहुत ही तीव्र संघर्ष था। और पता है, कुछ वक्त के लिए ये योजना काम भी कर गई। नॉर्थ कोरिया दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उगाने वाले देशों में से एक बन गया था। लेकिन ये जो सफलता थी ना, ये कांच के महल जैसी थी, बहुत नाजुक, जो एक ही झटके में बिखर सकती थी। ये कह सकते हैं कि एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। और विडंबना देखिए, जो नीतियां ज्यादा फसल उगाने के लिए बनाई गई थीं, असल में वही धीरे धीरे जमीन को बर्बाद कर रही थी। जंगल कट रहे थे, उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह रही थी, और जमीन की जान, उसके पोषक तत्व खत्म हो रहे थे। मतलब आत्मनिर्भरता की खोज में वो अपनी जमीन को ही तबाह कर रहे थे। और फिर वो बाहरी झटका लगा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, और इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया को जो सस्ता तेल और दूसरी मदद मिलती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई। इसी तेल पर तो उनकी पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल मशीन टिकी हुई थी। ये एक ऐसा झटका था जिसने देश की कमर ही तोड़ दी। अब सोचिए, बिना ईंधन और बिना स्पेयर पार्ट्स के ट्रैक्टर और मशीनें सिर्फ कबाड़ बनकर रह गईं। रासायनिक खाद का उत्पादन भी ठप हो गया, और देखते ही देखते वो जो पूरी कृषि मशीन थी, वो रुक गई
और देश एक बहुत ही भयानक अकाल की तरफ बढ़ने लगा। तो इन सभी कारणों ने मिलकर एक ऐसी तबाही के लिए ज़मीन तैयार कर दी थी जिसका पैमाना अकल्पनीय था। अब जो होने वाला था वो सच में युद्ध से भी ज़्यादा बदतर था। एक ऐसी व्यवस्था जो पहले से ही कमज़ोर थी, टूटने की कगार पर थी, उस पर कुदरत का भी कहर टूट पड़ा। 1995 में देश में इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ आई, और जैसे इतना काफ़ी नहीं था, उसके ठीक बाद सदी का सबसे भयंकर सूखा भी पड़ गया। सिर्फ उस बाढ़ की वजह से 3,30,000 हेक्टेयर खेती की जमीन तबाह हो गई, करीब 20 लाख टन अनाज नष्ट हो गया और 50 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने देश को सचमुच घुटनों पर ला दिया था। और फिर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, वो देश जो हमेशा गर्व से अपनी आत्मनिर्भरता का दावा करता था, उसे मदद के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ा। और ये एक ऐसा कदम था जिसने एक बहुत ही जटिल और खतरनाक राजनीतिक खेल को जन्म दिया। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कुछ देशों के लिए ये जो मानवीय सहायता थी, ये एक राजनीतिक हथियार की तरह थी। उन्हें लगा कि इस मदद के जरिए वो नॉर्थ कोरियन शासन की जूचे वाली विचारधारा को कमजोर कर सकते हैं और शायद सत्ता को भी बदल सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग थी। जो सहायता संगठन वहां जमीन पर काम कर रहे थे, उनका कहना था कि तमाम पाबंदियों और मुश्किलों के बावजूद ज्यादातर मदद सबसे कमजोर लोगों तक, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों तक पहुंच रही थी। पूरी दुनिया ने मिलकर $2 अरब से ज्यादा की मदद भेजी थी, लेकिन ये मदद अक्सर जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग और नेगोशिएशंस में फंसकर रह जाती थी, और इस सब के बीच लाखों लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी। ये जो भीषण अकाल था, इसने नॉर्थ कोरियन समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने सरकार के कंट्रोल को कमजोर किया, जिससे प्राइवेट मार्केट्स को जन्म मिला। लेकिन अपने पीछे ये एक बहुत ही दर्दनाक और अनसुलझी विरासत भी छोड़ गया। इस त्रासदी की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार यूनाइटेड नेशंस को भी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। 2014 में एक जांच आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये मानवता के खिलाफ अपराध थे और जो भी इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब विचारधारा, राजनीति और प्रकृति की विनाशकारी ताकतें एक साथ टकराती हैं, तो ऐसे में न्याय कैसा दिखता है? और क्या ऐसे किसी संकट में कभी सच्चा न्याय मिल पाना मुमकिन भी है?